हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलो हम वन शॉट एफएफ स्टार्ट करते हैं। हम वन शॉट एफएफ है, इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, बस इतना बता देती हूँ। ये मेरा एफएफ बिल्कुल नहीं है। इसकी ऑथर है रोज़ S7B। आप इसे वॉटपैड पे पढ़ सकते हो। ओके, तो चलो। और साथ में ये शानवन एफएफ है। शानवन है मतलब कि हमारा विंग टॉप है और हमारा वांगजी बॉटम है। तो चलो हम आज का एफएफ स्टार्ट करते हैं। हमारे विंग के बारे में जानते हैं। विंग एक ड्रैगन है और साथ में वो इमॉर्टल है और साथ ही वो एक डीमन भी है। वो अभी 109 साल का है और साथ ही वो डीमन क्लैन में रहता है। और हाँ, हमारी जैंग क्लैन से विंग का कोई रिलेशन नहीं है। कोई भी जैंग क्लैन वाले विंग को देखे नहीं है और ना ही उनसे कोई रिलेशन है। अब हमें वांगजी के बारे में बताया जाता है। वांगजी गुसू में रहता है और साथ ही उसे हांगवनजोन के नाम से जाना जाता है। अभी वांगजी 25 साल का है और साथ ही वो बहुत बड़ा और साथ ही अच्छा कल्टीवेटर है। अभी लैन कुरैन, नीमिंजो, जिन गोंगशान, जियांग फैम में सारे लोग मिलकर एक बैटल क्रिएट किए हैं जिससे वो डीमन को हरा सके। असल में वो सारे लोग हमारे हेवनली गॉड का मदद करें सारे डीमन को हराने में। अभी हेवनली गॉड ने एक रूल रखा हुआ है कि डीमन कभी भी धरती पे आ ही नहीं सकते। इसी बात से हमारे विंग को बहुत सा गुस्सा है क्योंकि उसे अर्थ को देखना है, पर वो डीमन है इसीलिए कोई भी उसे जाने नहीं देता। और साथ ही वो बहुत सा अच्छा है, फिर भी उसे कोई भी पसंद नहीं करता क्योंकि वो एक डीमन है। और इसी बात से हमारे विंग को गुस्सा है उन लोगों पे। हमारे गॉड ने सबको बता रखा है कि जो भी डीमन हो, भले ही वो अच्छा हो, भले ही प्योर भी हो, फिर भी वो अर्थ में नहीं जा सकता। और इसी बात से विंग को गुस्सा है कि आखिर वो अच्छे हैं फिर भी वो अर्थ में क्यों नहीं जा सकते। अर्थ कितना ज़्यादा सुंदर जगह है, उसे देखना है। पर इनका रूल क्या है, डीमन नहीं जा सकते पर अर्थवासी डीमन क्लान में आ सकते हैं। इसी चीज़ से विंग को गॉड और धरती वासियों से नफरत सी हो चुकी है। अब हम हमारे रियल कहानी पे आते हैं। हमें एक बहुत बड़ा सा हॉल दिखाया जाता है, असेंबली हॉल का। जिन क्लैन का लान वांगजी, लैन कुरैन, जैंग फैम्या, जैंग जैंग, जिन जुशवान, जिन गोंगशान, मेंग्याओ, नी मिंजू, नी हुसैन और साथ ही जिन क्लैन के कुछ डिसिपल भी वहाँ पर मौजूद है। तभी वहाँ पर एक आवाज़ आती है, वो भी जैंग फैमिया की। हमें कुछ कहना पड़ेगा, अदरवाइज ईलिंग पेट्रियार्क मेरी एक इनोसेंट सी डॉटर को हर्ट कर देगा। हाँ, हमारा जैंग फैमिया वरीड है अपनी एक लौती बेटी के लिए, जैंग यानली के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि उस हार्टलेस ईलिंग पेट्रियार्क ने उसे किडनैप कर लिया है। यानली को उसे किसी ट्रैक के साथ उसे अपने साथ ले गया है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि ईलिंग पेट्रियार्क यहाँ आया कैसे और उसने हमारी यानली को किडनैप किया कैसे। उन्हें कुछ भी नहीं पता, फिर भी उन्हें इतना तो पता है कि ईलिंग पेट्रियार्क के साथ ही जांग यानली गई है। तभी लैन किरैन कहते हैं, काम डाउन, हम उसके साथ फाइट करेंगे और हम यानली को कुछ भी होने नहीं देंगे। ये सुनते ही मैंग्या उनके बीच में बोल पड़ता है, पर क्या होगा अगर उसने फोर्सफुली यानली के साथ शादी कर ली तो? यानली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और यंग भी है और वो तो बहुत ज़्यादा गॉर्जियस भी है। उसकी ब्यूटी से तो कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है, कोई भी उसके ऊपर फिसल सकता है। और साथ ही वो तो ब्यूटी का एक नया रूप ही है। ईलिंग पेट्रिया अपने आप को कब तक कंट्रोल कर पाएगा? नहीं, वो यंग लेडी को कभी ना कभी फोर्स तो करेगा ही। ये सुनते ही एक आवाज़ आती है, मैंग्याओ। ये सुनकर मैंग्याओ जैंग चैंग की तरफ देखता है। हाँ, वो और किसी की आवाज़ नहीं, जैंग चैंग की आवाज़ थी। वो जैंग चैंग था जो गुस्से में मैंग्याओ को देख रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल भी अपनी सिस्टर के लिए ये नॉनसेंस बातें टॉलरेट कर ही नहीं सकता। वहीं जिन गोंगशान भी मैंग्याओ को घूर के देख रहे थे। मैंग्याओ चुप हो गया था और उसने अपना सर नीचे कर लिया था। तभी जैंग फैमिया भी बहुत ज़्यादा ही वरिड हो गए थे, क्योंकि मैंग्याओ की बातें भी सही हैं।
तभी जिन गोंगशान वहां पर अनाउंस करते हुए कहता है, मैंने कुछ डिसाइड किया है, हम इलिंग पेट्रिया के साथ फाइट करेंगे और जो भी उस प्रिंसेस यानली को बचा के ले आएगा, हम उसके साथ यानली की शादी करवा देंगे। कैसा लगा आइडिया? हम इलिंग पेट्रिया के साथ युद्ध करेंगे, उसे फाइट में हराएंगे और जो भी कोई भी उसे हराएगा वो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का बहुत ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर होगा और वो यानली के लिए बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर भी बन सकता है। ये सुनते ही सारे लोग शॉक हो गए थे और वो शॉकिंगली जिन गोंगशान और फिर जैंग फैमिया को देखते हैं। तभी नी मिंजू कहते हैं, यस, ये सही ऑप्शन है। क्लैन लीडर यूनमेंग, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ये बोलकर वो जैंग फैमिया को देखते। वहीं जैंग फैमिया लान वांगजी और उसके बाद जिन जुशवान को देखते हैं। वो इन दोनों पे ट्रस्ट करते हैं क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे हस्बैंड बन सकते हैं यानली के और साथ ही वो बहुत ज़्यादा अच्छे कल्टीवेटर भी हैं इस वर्ल्ड में। तभी जैंग फैम में उन दोनों को देखते हुए कहते हैं, ओके, जो भी प्रिंस मेरी डॉटर को उस डीमन के क्लैन से बाहर निकालेगा और साथ ही उन्हें बहुत सेफली मेरे पास लेके आएगा, मैं उस प्रिंस की शादी मेरी डॉटर से कराऊंगा और मैं इस सब यहाँ के सभी इंसानों के सामने वे वादा करता हूँ। ये बोलकर वो सबकी तरफ देखते। वहीं लैन कुरैन वांगजी की तरफ देख रहे थे क्यों लान वांगजी के लिए उन्हें प्रिंसेस यानली बहुत ज़्यादा पसंद थी और वो वांगजी की शादी यानली के साथ कराना चाहते थे। पहले वो चाहते थे कि शीचैन की शादी यानली के साथ हो, पर शीचैन की शादी तो पहले ही चैंग के साथ फिक्स हो गई है। इसीलिए वो चाहते हैं कि यानली की शादी वांगजी के साथ हो क्योंकि यानली भी बहुत ज़्यादा सुंदर है और साथ में टैलेंटेड भी है। वहीं दूसरी तरफ जिन जुशवान भी अपने थॉट में खोए हुए थे क्योंकि वो यानली को पहले ही प्यार करते थे और यानली को वो पाना चाहते थे। वहीं नीमिंजू साइलेंट थे क्योंकि उन्हें यानली में कोई इंटरेस्ट नहीं है। असल में नीमिंजू तो इलिंग पेट्रियार्क को हराना चाहते हैं। फिर क्या, बहुत टाइम तक उन लोगों की बातें चलती हैं और वो डिस्कस करते हैं कि अब फाइनली 2 दिनों के बाद एक फाइट होगा डीमन और इंसानों के बीच में। वो सीक्रेटली हमारे इलिंग पेट्रियार्क के किंगडम में अटैक करेंगे और वो हमारी यानली को वापस लेके आएंगे। ये सब डिस्कस करने के बाद लैन कुरैन, लान वांगजी साथ ही उनके डिसिपल बाहर आते हैं। तभी लैन कुरैन वांगजी को देखते हुए कहते हैं, वांगजी, तुम्हें कुछ भी करके इस फाइट को जीतना ही पड़ेगा, तुम्हें इलिंग पेट्रियार्क को हराना ही पड़ेगा। ये सुनकर लान वांगजी अपना सर नोट करता है। तभी लैन कुरैन फिर से कहते हैं, वांगजी, ये हमारे क्लाउड रिसेस की रिस्पेक्ट की बात है, तुम्हें कुछ भी करके इलिंग पेट्रियार्क को हराना ही पड़ेगा और उसके बाद तुम्हें जांग यानली से मैरिज करना होगा। ये सुनकर हमारा वांगजी कहता है, ओके अंकल, मैं उस इलिंग पेट्रियार्क को हराऊंगा। ये सुनते ही लैन कुरैन के होठों में एक प्राउड वाला स्माइल आता है क्योंकि उन्हें पता है लान वांगजी कभी भी किसी भी फाइट में हारा नहीं है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और साथ में बहुत ज़्यादा ब्रेव भी है। अब हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। सारे लोग फाइटिंग के लिए तैयार हो चुके हैं। सारे लोग डीमन क्लैन के लिए निकल चुके हैं। उनके पीछे एक बहुत ज़्यादा ही बड़ी आर्मी है, उनके डिसिपल है। अब वो सारे ऊपर अपने अपने तलवारों में उड़ने लग गए थे। असल में इलिंग पेट्रियार्क का किंगडम धरती से ऊपर है, इसीलिए वो सारे फ्लाई करके वहां पर जा रहे हैं। नीमिंजू, लान वांगजी, जिन जुशवान, जांग चैंग और साथ ही उसकी पूरी आर्मी अब डीमन रेलम में पहुंच चुके हैं। वांगजी का पूरा फोकस उसके मेंशन की तरफ है, पर उसे समझ नहीं आ रहा है कि आगे होने क्या वाला है। 2 घंटे, पूरा 2 घंटा लगा उन लोगों को इलिंग पेट्रियार्क के महल के बैरियर के पास पहुंचते हुए और वहीं उन लोगों ने बहुत आसानी से उस बैरियर को क्रॉस भी कर लिया था। अब वो सीधा इलिंग पेट्रियार्क के किंगडम की तरफ, उनके महल की तरफ जा रहे थे। वहीं हमें इलिंग पेट्रियार्क के किंगडम को दिखाया जाता है। वहां के डीमन आर्मी को सडनली न्यूज़ मिलता है कि कल्टीवेशन वर्ल्ड के या बोलो तो अर्थ के पूरे कल्टीवेटर यहाँ इस डीमन क्लैन में अटैक कर चुके हैं। ये सुनते ही सारे डीमन अपने अपने डीमन फॉर्म में आ गए थे और वो अटैक करने लग गए थे लान वांगजी, नी मिंजो, जैंग चैंग और जिनजू शुआन और साथ ही उसकी आर्मी के ऊपर। वहीं हमारे इलिंग पेट्रियार्क को जब ये न्यूज़ मिलती है
कि किसी ने उसकी टेरिटरी में अटैक कर दिया है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था और वो अपने डीमन फॉर्म में बदल जाता है। उसका डीमन फॉर्म एक ब्लैक ड्रैगन का है, एक बहुत ही बड़ा सा ब्लैक ड्रैगन का है। साथ ही उसकी आंखें बुरी तरह रेड हो चुकी थी। उसके टेल बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग थे। इलिंग पेट्रियार्क अपने मेंशन से बाहर आता है, वो भी फ्लाई करते हुए, और वो सीधा उस आर्मी की तरफ जाता है। वहीं लान वांगजी की आंखें उस ड्रैगन में फिक्स हो गई थी जो अभी फ्लाई करते हुए उनके पास आ रहा है। वांग जी अपने सेंसेस में आता है और फिर से वो डीमन के ऊपर अटैक करने लग गया था। वहीं जैंग चैंग तो बहुत ही रूथली उन डीमन को काटे जा रहा था और साथ ही वो भी देख रहा था कि इलिंग पेटियाक उसके तरफ आ रहा है तो वो भी उसके तरफ जाने लग गया। जैंग चैंग अपने जिडियान को पकड़ता है और फिर हमारा जैंग चैंग इलिंग पेट्रियार्क के ऊपर जिडियान से अटैक करता है, पर इलिंग पेट्रियार्क के ऊपर उसका कोई भी फर्क ही नहीं पड़ता। वहीं इलिंग पेट्रियार्क ये देखकर और भी ज़्यादा गुस्से में हो गया था और उसने अपने टेल से चैंग चैंग के ऊपर अटैक कर दिया, जिस वजह से वो दूर जाके फेंका गया था। वहीं जिन जुशवान भी हमारे इलिंग पेट्रियार्क के ऊपर अटैक करता है, इलिंग पेट्रियार्क भी अपने फायर से, अपने माउथ के फायर से उसके ऊपर वो थ्रो कर देता है। पर जिन जुशवान अपने आप को अपने शील्ड से प्रोटेक्ट कर लेता है। जिन जुशवान की आर्मी जो उसके पीछे थी, पर वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई और वो वहीं पर जल गए। वहीं वांग जी ये देखने के बाद अपने बिचैन को टाइटली पकड़ लेता है और वो इलिंग पेट्रियार्क के पास उड़कर आते हुए इलिंग पेट्रियार्क के ऊपर अपने तलवार से अटैक कर देता है। पर हमारा इलिंग पेट्रियार्क अपने टेल से वांगजी के हैंड पर एक अटैक करता है, जिसकी वजह से हमारे वांगजी का बिचैन नीचे ग्राउंड की तरफ गिरने लग गया था। तभी एक आवाज आती है, वो आवाज और किसी की नहीं जैंग चैंग की थी। जैंग चैंग इलिंग पेट्रियार्क से शाउट करते हुए बोलता है, मेरी जे कहाँ है। तभी एक दूसरा आवाज आता है, उसने आखिर किया क्या था जिस कारण तुमने उसे किडनैप किया है। हमारी यानली को हमें वापस करो, हम उसे रिटर्न वापस लेने आए हैं। ये बोलकर वो ईलिंग पेट्रियार्क की तरफ देखता है। वहीं ईलिंग पेट्रियार्क पहले जिन जुशवान फिर जैंग चैंग की तरफ देखता है। उसका पूरा ध्यान उन दोनों की तरफ था, जिसका फायदा नी मिंजू उठाता है और वो सीधा हमारे ईलिंग पेट्रियार्क के ऊपर अटैक कर देता है। हमारा ईलिंग पेट्रियार्क उन दोनों के ऊपर ध्यान दे रहा था, जिस वजह से उसे नी मिंजू के आने का पता भी नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ हमारा वांगजी अपने बिचैन को लेने के लिए नीचे की तरफ आ रहा था। असल में उसका बिचैन हमारे ईलिंग पेट्रियार्क के जस्ट नीचे था, जिस कारण से उसे ईलिंग पेट्रियार्क के नीचे जाना पड़ रहा था। वहीं हमारे ईलिंग पेट्रियार्क का पूरा ध्यान जिन जुशवान और जैंग चैंग के ऊपर था, इसीलिए नी मिंजू ने उसके एक विंग को अपने तलवार से कट कर दिया, जिस वजह से हमारा ईलिंग पेट्रियार्क अपने माउथ से बहुत ज़्यादा ही पेनफुल साउंड निकालता है, जिस वजह से उसकी आवाज़ पूरे किंगडम में गूंज गई थी। उसके विंग से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था। वहीं वांग जी उसके नीचे था, तो उसके ऊपर भी हमारे ईलिंग पेट्रियार्क का ब्लड गिरे जा रहा था। वांग जी अपने बिचन को पकड़ता है और फिर वो हमारे ईलिंग पेट्रियार्क को देखता है। तभी अचानक से वहाँ के सारे आर्मी वाले हमारे नी मिंजू को अप्रिसिएट करने लग गए थे, उसके लिए जय जयकार करने लग गए थे, जिसे देखकर डीमन आर्मी और भी ज़्यादा एंगर हो गई थी और वो फियर्सली उनके ऊपर अटैक करने लग गए थे। वहीं ईलिंग पेट्रियार्क भी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गए थे और उन्होंने अपने माउथ से आग निकालना स्टार्ट कर दिया था। वो इतना ज़्यादा गुस्से में थे कि उसके पूंछ में भी बहुत ज़्यादा ही आग लग गई और वो उसी आग से सारे लोगों पे अटैक करने लग गए थे। वहीं वांगजी इलिंग पेट्रियार्क के नीचे में था, जिस वजह से इलिंग पेट्रियार्क उसको नोटिस भी नहीं करता। वहीं हमारा जैंग चैंग अपना पूरा कोशिश कर रहा था कि वो इलिंग पेट्रियार्क के आग से बच पाए, पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि इलिंग पेट्रियार्क के आग के कारण उसके कपड़ों में बहुत ही आग लग गई थी और साथ ही उसे बहुत ज़्यादा ही हार्म पहुंच गया था। कल्टीवेशन वर्ल्ड के बहुत से आर्मी मेंबर उस जगह पे बच नहीं पाए थे, जिस कारण सारे लोग सोचते हैं कि वो यहाँ से भाग जाएंगे, पर हमारा वांगजी नहीं, क्योंकि उसे तो अभी इलिंग पेट्रियार्क को हराना जो था। वहीं हमारे चैंग की बहुत ज़्यादा ही बुरी कंडीशन हो गई थी, जिस वजह से नी मिंजू उसे कैरी कर लेते हैं। वहीं जिन जुशवान भी वहां से अपनी आर्मी के साथ निकलने के लिए रेडी हो गया था, पर वो गुस्से में हमारे इलिंग पेट्रियार्क को देखते हुए बोलता है, इलिंग पेट्रियार्क तुम ये मत सोचना कि हम यहाँ वापस नहीं आएंगे, हम वापस जरूर आएंगे।
ये सुनकर हमारा इलिंग पेट्रियार्क एक बहुत जोर से ग्रॉल करता है, जिस वजह से सारे लोगों ने अपने कानों में हाथ रख लिया था। तभी नीमिंजू वांगजी से कहते हैं, वांगजी हमें चलना होगा, चलो। ये सुनकर वांगजी कोई भी रिप्लाई नहीं करता और वो सिर्फ इलिंग पेट्रियार्क की तरफ देखे जा रहा था। वहीं वांगजी सोचता है, नहीं, मैं यहाँ यानली को डीमन क्लैन में रहने नहीं दे सकता, ये उन्हें हर्ट कर देंगे, मुझे यहाँ रहना ही पड़ेगा। पर कैसे, यही सब हमारा वांगजी सोच रहा था। वही जिन जुशवान वांगजी से कहता है, वांगजी चलो हमारे साथ। पर वांगजी इसका कोई भी आंसर नहीं करता। तभी इलिंग पेट्रियार्क अपने नीचे देखता है। वो देखता है कि उसके नीचे एक बहुत ही सुंदर सा ब्यूटीफुल सा कल्टीवेटर उसके नीचे खड़ा हुआ है। इलिंग पेट्रियार्क फ्लाई करते हुए उसके पास आता है। वहीं इलिंग पेट्रियार्क को वांगजी देखता है और दोनों की आंखें मिलती है। पर सडनली हमारा वांगजी अनकॉन्शियस हो गया था, जिसे देखकर इलिंग पेट्रियार्क ग्रॉल करता है और वो जिन जुशवान और नीमिंजू को देखते हुए उनके ऊपर अपने फायर से अटैक करता है। सारे लोग वांगजी को देखते हैं, पर अब उनके पास कोई भी ऑप्शन ही नहीं था वांगजी को यहाँ छोड़कर भागने के अलावा। अगर वो नहीं भागे तो शायद तक इलिंग पेट्रियार्क उन्हें नहीं छोड़ेगा। इसी कारण वो सारे वहां से भाग गए थे। वहीं डीमन आर्मी अब और भी ज़्यादा अलर्ट हो गई थी और उन्होंने अपने बॉर्डर को बहुत ज़्यादा ही हाई सिक्योरिटी देना स्टार्ट कर दिया था। वहीं इलिंग पेट्रियार्क अपने फायर को बाहर निकालना बंद करते हैं और फिर वांगजी को देखते हैं और सीधा वो ग्राउंड पे आते हैं। इलिंग पेट्रियार्क अब अपने ह्यूमन फॉर्म में आ चुका था। उसके हाथों से अभी भी ब्लड गिर रहा था। इलिंग पेट्रियार्क मम्मल करते हुए कहते हैं, वांगजी। ये बोलकर उसके होठों में एक स्माइल आ गया था और फिर वो वांगजी को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर कर इलिंग पेट्रियार्क फिर से अपने ड्रैगन रूप में आ गया और वो फ्लाई करते हुए अपने उस बड़े से मेंशन की तरफ जाता है। अब हमें इलिंग पेट्रियार्क की मेंशन को दिखाया जाता है। इलिंग पेट्रियार्क अपने मेंशन के अंदर आता है और फिर से वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ चुका था। इलिंग पेट्रियार्क अपने रूम की तरफ जा ही रहे थे कि तभी वहां पर यानली की आवाज आती है और वो दौड़ते हुए इलिंग पेट्रियार्क के पास आकर बोलते हैं, आशियन क्या हुआ तुम्हें, तुम इंजर्ड हो। ये बोलकर वो हमारे आशियन को, हाँ वो और कोई नहीं हमारा आशियन है, सबको पता है। इलिंग पेट्रियार्क वहां रुकता है और वो यानली को देखता है। तभी हमारा इलिंग पेट्रियार्क यानली से कहता है, सीजे मैं ठीक हूँ। ये बोलकर वो अपनी शीजे को देखता है, यानली को देखता है। वहीं यानली वांगजी को देखती है जो इलिंग पेट्रियार्क के हाथ में है। वो देखते ही बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, क्योंकि वांगजी के फेस में और उसके वाइट रोब में ब्लड के दाग लगे हुए थे। यानली जल्दी से इलिंग पेट्रियार्क को देखती है और वो देखती है कि इलिंग पेट्रियार्क के हाथ बहुत ज़्यादा ही बुरी तरह से इंजर्ड हो रखे हैं। तभी यानली वरिड टोन में बोलती है, आशन तुम्हारे हाथ में ब्लड है, मैंने कुछ टाइम पहले तुम्हारा पेनफुल ग्रॉल सुना था, क्या हुआ है? और सेकंड जेठ लानवांगजी तुम्हारे हाथों में क्या करें, हुआ क्या है? ये सुनकर हमारा इलिंग पेट्रियार्क कहता है, लानवांगजी, इसका नेम लानवांगजी है। ये सुनकर हमारी यानली कहती, हाँ ये सेकंड प्रिंस है गुसुके। पर तुम बात करना बंद करो और चलो अंदर, मुझे तुम्हारी चोट को ठीक करना है। ये सुनते ही हमारा आशियन अपना सर हिलाता है और फिर वो रूम के अंदर जाते हैं। इलिंग पेट्रियार्क लान वांगजी को बेड पे अच्छे से कंफर्टेबल तरीके से सुला देता है। वहीं हमारी यानली इलिंग पेट्रियार्क के रोप को हल्का सा नीचे उतारती है और वो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। वो कहती है, वुशियान तुम बहुत बुरी तरह से हर्ट हो, मैं वैनकिंग को बुलाती हूँ, तुम यहीं रहो। ये सुनकर हमारा वुशियन अपना सर हिलाता है। वहीं यानली जल्दी से उस रूम से बाहर जाती है। यानली के जाने के बाद हमारा वुशियन वांगजी को देखता है और फिर वो एक बाउल में वाटर लेकर अपने हाथों में एक कपड़ा उठाता है और फिर उस कपड़े को उस वाटर में डिप करके वो वांगजी के फेस को क्लीन करने लग गया था। और वो जब क्लीन करा था तो वांगजी की वो ब्यूटीफुल फेस हमारे वुशियन को पता चल रही थी कि वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वो उसकी ब्यूटी को एडमायर कर रहा था और फिर वो सडनली उसके लिप्स पे पास आता है। उसका लिप कितना ज़्यादा रोज़ के पेटल जैसा सुंदर है और वो अपने हाथों की उंगलियों को वांगजी के फेस में फिराने लग गया था और वो उसे देखते हुए कहता है, तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो लान वांगजी। बट ये बोलकर वो रुक गया था, क्योंकि वो किसी भी धरती वासी से इतना ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहता कि उसे हर्ट हो जाए। हमारा भूषण फिर अपने हाथ को देखता है।
तभी वहाँ पर वैन किंग एंट्री करती है। वो जल्दी से देखती है हमारा वुशियान के हाथों में कितनी बुरी तरह से घाव लगी हुई है। वैन किंग गुस्से में कहती है, वुशियान, क्या तुम अच्छे से अपना ध्यान भी नहीं रख सकते? ये बोलकर वो वुशियान को देखती ही है कि अचानक से उसका ध्यान लान वांगजी पे पड़ता है और वो अपनी सलाइवा को निगलते हुए हमारे वुशियान को देखते हुए शॉकिंगली पूछती है, हांगवनजुन यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सुनकर हमारा वुशियान कहता है, तुम इसे जानती हो? ये सुनकर हमारे वैनकिंग कहती, हाँ, धरती में सब इन्हें जानते हैं। ये गुसु के सेकंड प्रिंस जो है, इनका बर्थ नेम लैन जैन है। ये सुनते ही वुशियान अपना सर हिलाता है। तभी वैन किंग शाय करती है और फिर वो जल्दी से हमारे वुशियान के हाथों को ट्रीट करने लग गई थी। तभी वैन किंग कहती, यानली, मैंने तुम्हें हर्बल मेडिसिन दिया था ना, वो कहाँ है? ये सुनते ही यानली उसे जल्दी से ढूंढते हुए बोलती, ओह वेट, ये बोलकर वो जल्दी से उसे ढूंढती है और फिर वो वैन किंग को लाकर दे देती है। वैन किंग फिर हमारे वुशियान के हाथों को क्लीन करती है और फिर वो उस मेडिसिन को उसके चोट में लगाती है। तभी वुशियान बहुत ज़्यादा दर्द में उसे कहता है, ओह ये हर्ट हो रहा है, जेंटल करो। ये सुनते ही हमारी वैन किंग वरे टोन में बोलती है, तो किसने कहा था कि तुम्हें फाइट करो, वो भी बिना रीजन के? ये सुनकर हमारा वुशियान कहता है, एक्चुअली मैं तो इस बार उन लोगों के साथ फाइट भी नहीं करना चाहता था, बट ये लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ गए और आप लोगों को पता है ना, मुझे तो इन लोगों का फेस भी याद नहीं है, मैंने कुछ किया भी नहीं है। ये बोलकर वो उन दोनों को देखती है। तभी यानली थोड़ा सा गिल्टी आवाज में कहती है, अब मुझे पता चला, शायद तक मुझे धरती में लौट जाना ही चाहिए था। सारे लोग गलत समझ रहे होंगे कि तुमने मुझे किडनैप किया है। ये सुनकर हमारा वुशियान यानली को देखता है और वो सैड फील करने लग गया था। तभी वो यानली से कहता है, जीजे प्लीज़, आपको तो आए हुए सिर्फ 4 ही दिन हुए हैं, क्या आप और नहीं रुक सकते प्लीज़? मैं यहाँ पर आप लोगों के बिना लोनली फील करता हूँ। मैं तो खुद चाहता हूँ कि मैं भी अपनी फैमिली के जैसा इन लोगों को ट्रीट करूँ, बट ये अर्थ वाले, ये ह्यूमन कितने ज़्यादा हार्टलेस होते हैं, वो मुझे धरती पे आने ही नहीं देते। इनको मुझसे प्रॉब्लम क्या है? हमेशा ये मेरी खुशियों को मुझसे छीन क्यों लेते हैं? ये बोलकर वो गुस्से में अपने हाथों को भींच रहा था। ये सोचते हुए हमारे आशियान को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लग गया था, क्योंकि बचपन से ही वो बहुत कुछ सफ़र करने लग गया था। उसके एंगर का इशू यही है, इसका मतलब है वो बहुत ज़्यादा लोनली है, वो हार्टलेस नहीं है। वहीं ये सोचते हुए यानली उसके हाथों को रब करती है। वहीं वुशियान अपने गुस्से को शांत करता है। तभी यानली कहती है, आई एम सॉरी आशियान, पर मुझे जाना होगा। देखो तुम अभी इंजर्ड हो और मैं नहीं चाहती कि वो फिर से यहाँ आए और फिर से वो तुम्हें हर्ट करे। मैं वहाँ जाकर सबको बताऊंगी और सबके डाउट को मैं क्लियर करना चाहती हूँ। ये सुनकर हमारा वुशियान कहता है, सीजे, उनको एक्सप्लेन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप उन्हें समझाते समझाते थक जाओगी, पर वो कभी नहीं समझेंगे और वो तब भी मुझसे हेट ही करेंगे। ये सुनते ही हमारी यानली एक शाय करती है। वहीं दूसरी तरफ वैन किंग हमारे वुशियान के हाथों को, मतलब जहाँ चोट लगा था, उसे एक कपड़े से बांध देती है और वो कहती है, अब हो गया। ये बोलकर वो उन दोनों को देखती है और वो दोनों अपना सर नोट करते हैं। अब हम असल बात जानते हैं। असल बात है कि हमारे वुशियान ने यानली को किडनैप किया ही नहीं था। यानली 18 साल की थी तब डीमन ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था और उसे डीमन क्लैन ले आया था और साथ ही उसके साथ मिसबिहेव करने का ट्राई किया था, पर हमारे वुशियान ने उसे बचा लिया था, वो भी बैड डीमन से, और उसे अपने मेंशन ले आया था। 1 सप्ताह तक यानली उसके साथ ही रही थी और हमारी यानली ने वुशियान को कहा था कि वो उसे सीजे बुला सकता है, क्योंकि हमारा वुशियान अभी भी एक बच्चा ही है। भले ही वो उसे कई सालों का बड़ा हो, फिर भी उसके अंदर का बच्चा उसके अंदर ही है और वो हमेशा यानली के सामने एक बच्चे जैसा ही बिहेव करता है। और उसके बाद हमारी यानली फिर से लोटस पियर निकल गई थी। उसके बहुत दिनों बाद, या बोलो तो आज जो प्रेजेंट है हमारी यानली इलिंग पेट्रिया के साथ है, उससे 4 दिन पहले ही हमारी यानली के ऊपर फिर से वो डेंजर आ गया था। डीमन फिर से उसके ऊपर अटैक कर दिए थे, क्योंकि हमारी यानली बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो कोई भी डीमन अपने डिज़ायर को कंट्रोल नहीं कर सकता था और वो यानली को अपने पास लाना चाहता था।
इसी कारण वो बैड डीमन हमारी यानली का हर जगह पीछा करने लग गए थे। वो यानली को युनमंग में रहने ही नहीं दे रहे थे। हर जगह वो यानली को ढूंढा करते थे। वहीं हमारी यानली के पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, इसीलिए वो अपने तलवार में उड़कर ईलिंग पेट्रियार्क के किंगडम में चले गई थी। वहीं वुशियान की पूरी आर्मी हमारी यानली को जानते थे कि हमारे ईलिंग पेट्रियार्क ने उसे बचाया था, इसी कारण वो उसे अंदर आने देते हैं। और तब से हमारी यानली ईलिंग पेट्रियार्क यानी हमारे वुशियान के साथ रहने लग गई थी। वहीं वुशियान भी अपनी यानली को अपनी बड़ी बहन जैसा ही प्यार करता था। अब हमें 4 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, मतलब कि प्रेजेंट का सीन। हमारी यानली वुशियान को कहती, आशियान तुम अपसेट मत हो, मैं यहाँ पर सीक्रेटली तुमसे मिलने आया करूँगी। ये सुनकर हमारा वुशियान अपना सर हाँ में हिलाता है, पर उसके वॉइस में बहुत सा पेन महसूस हो रहा था। वहीं वुशियान कहता है आप जा सकते हो। ये बोलकर वो बेड से उठता है और फिर वो लान वांगजी की तरफ मुड़ता है। तभी यानली पूछती है बट सेकंड प्रिंस। ये सुनकर हमारी वैनचिंग कहती है आप इसकी फिक्र मत करो, मैं उन्हें चेक करूंगी और जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे मैं उन्हें धरती पे भेज दूंगी। ये सुनकर यानली अपना सर नोट करती है और फिर वुशियान और वैनचिंग उसे बाहर तक छोड़ने जाते हैं और साथ में उसे उस बैरियर से भी बाहर जाने में मदद करते हैं। यानली भी आसानी से उस बैरियर से बाहर निकल जाती है और फिर वो उन दोनों को बाय कहकर सीधा युनमिंग के लिए निकल गई थी। वहीं उसे जाते हुए देखकर हमारा वुशियान बहुत ज़्यादा ही इमोशनल फील करने लग गया था। उसके आंखों में आंसू भी भर गए थे, पर वो अपने आंसू को कंट्रोल करता है। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। उसे अचानक से ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग गया था। उसकी बॉडी फिर से बहुत ज़्यादा हॉट फील होने लग गई थी गुस्से से। वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। बचपन से ही वो अकेला रहता है और उसे फाइनली उसकी सीजे यानली जैसी मिल रही है, फिर भी यानली उसके साथ नहीं रह सकती। ये सोच कर हमारे वुशियान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं फिर हमारा वुशियान और वैनचिंग अंदर मैंशन में जाते हैं। वहीं वुशियान वांगजी की बॉडी को चेक करने लग गया था। वो देखता है कि हमारे वांगजी की बॉडी में तो कोई भी इंजरी है ही नहीं। वहीं वैनचिंग भी वांगजी के पास जाकर उसे चेक करती है, पर वो तो ठीक है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वांगजी को हुआ क्या है। तभी वैन किंग वुशियान से कहती है इसे कुछ टाइम बेड पे रेस्ट करने दो। ये बोलकर वो वुशियान को देखती, वहीं वुशियान वैन किंग को देखकर अपना सर हिलाता है। तभी वैन किंग कहती हांग वनजुन ठीक है, इनकी बॉडी पे कोई भी इंजरी नहीं है। शायद तक जब ये सेंसेस में आएंगे तब हमें पता चले तो मुझे बता देना। ये सुनकर हमारा वुशियान अपना सर हिलाता है। फिर वैनचिंग वहाँ से निकल गई थी। हमारा वुशियान बेड के किनारे में बैठकर हमारे वांगजी को देख रहा था। फर्स्ट टाइम उसने इतना ब्यूटीफुल मैन देखा था। वो अपनी आंखों को भी ब्लिंक नहीं कर रहा था। वो वांगजी से हटाने का नाम ही नहीं ले रहा था अपनी आंखें। उसका ड्रैगन बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रहा था, जिसके कारण उसके ड्रैगन हॉर्न्स भी निकल आए थे। पर वुशियान अपनी सलाइवा को निगलता है और वो हमारे वांगजी के पूरे फेस को ऑब्जर्व कर रहा था। पर अचानक ही वुशियान उसको घूरना बंद करता है और वो पीछे मुड़ जाता है और फिर से नीचे देखने लग गया और पास्ट के दिनों को याद करने लग गया था। वहीं हमारा वांगजी स्लोली सा अपनी आंखें खोलता है और वो बेड पे बैठकर हमारे वुशियान को देखता है, जो अभी उसके बेड पर साइड में बैठा हुआ है। असल में वांगजी तो अनकॉन्शियस हुआ ही नहीं था, वो बस प्रिटेंड कर रहा था, क्योंकि उसे ड्रीमन ड्रीमन रीलम के अंदर ही रहना है। उसे यानली से जो मिलना था, पर ईलिंग पेट्रियार्क ने उसे अपने मेंशन ले आया। पूरी बातें उसने वुशियान और बाकी लोगों की सुन ली थी। उसे एक बात तो क्लियर हो गई थी कि यानली को ईलिंग पेट्रियार्क ने यहाँ उठाकर नहीं लाया, किडनैप नहीं किया। यही सोचते हुए वो वुशियान की तरफ देख रहा था। वहीं वुशियान अपने ऊपर किसी के गैस को मतलब नोटिस करता है और वो हमारे वांगजी की तरफ मुड़ता है। पर जैसे ही उसने वांगजी को देखा, वो एक पल के लिए शॉक हो गया था, पर वो कुछ भी नहीं बोलता। वहीं वांगजी भी उसे देख रहा था, पर वो भी कुछ नहीं बोल रहा था। वांगजी सोच रहा था कि शायद तक वुशियान उससे बातें करने का ट्राई करेगा, उससे बातें करने का स्टार्ट करेगा, पर वो करता ही नहीं। इसीलिए बस दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। तभी अचानक से वो दोनों ऑकवर्ड फील करने लगे और उसी ऑकवर्डनेस के कारण उन दोनों ने अपना अपना सर नीचे कर लिया था।
वहीं वुशियान के कान तो रेड हो गए थे और फिर से वो वांग जी की तरफ देखता है। वहीं वांग जी भी विंग की तरफ देखकर पूछता है, वुशियान, अगर तुमने यानी को किडनैप नहीं किया था तो तुम हमें बता सकते थे। ये सुनते ही हमारे वुशियान की आंखें नैरो हो गई थी। वुशियान सोच रहा था कि वांग जी तो अभी बेहोश था ना, तो अचानक से वांग जी ने उसकी सारी बातों को कैसे सुन लिया। वो शॉकिंगली कहता है, तुम उठ चुके थे। ये सुनकर हमारा वांग जी अपना सर हाँ में हिलाता है। वुशियान फिर से कहता है, तुमने क्या सुना है, और क्या तुम सुनने के बाद भी हमारे सामने ही बेहोश होने का कोशिश कर रही थी। ये सुनकर वांग जी कहता है, मैं बेहोश नहीं था, मैं बस यानी को बचाने के लिए बेहोश होने का प्रिटेंड कर रहा था और मैं तुम्हारे साथ यहाँ आ गया और मैंने सब कुछ सुन लिया, पर मैं इसे सुनकर भी अनसुना नहीं कर पाया। ये बोलकर वो वुशियान को देखता है। वहीं ये सुनने के बाद हमारा वुशियान एक शायर करता है और उसने अपने सर को नीचे कर लिया था, पर वांग जी का नज़र वुशियान से हट ही नहीं रहा था। तभी वुशियान कहते हैं, लैंसन, ये अच्छी बात है कि तुम ठीक हो, अब तुम्हें भी घर जाना चाहिए यानली के साथ। ये सुनकर वांग जी कहता है, पर मुझे उससे शादी नहीं करनी। ये सुनकर वुशियान शॉक और वो शॉकिंगली वांग जी को देखता है। वांग जी के कहने का मतलब क्या है? हमारे वुशियान ने तो वांग जी को यानली को घर ले जाने की बात की ना, तो वांग जी ये क्यों कह रहा है कि उसे यानली से शादी नहीं करनी? इस बात से हमारा वुशियान कंफ्यूज और वो कंफ्यूजली पूछता है, मैं समझ नहीं पाया, तुमने ये क्यों कहा कि तुम्हें यानली से शादी नहीं करनी? ये सुनकर हमारा वांग जी कहता है, असल में 2 दिनों पहले जिन सेक्ट में एक असेंबली रखा गया था और जिसमें सारे लोगों ने ये डिसाइड किया था कि जो भी प्रिंस यानली को बचा के ले आएगा वो उससे शादी करेगी और मुझे यानली से शादी नहीं करनी है, और अगर मैं यानली के साथ वापस पृथ्वी पर लौट गया तो सारे लोग ये सोचेंगे कि शायद मैंने उनसे बचाया है, इसीलिए मैं दूसरा दिन वापस चले जाऊंगा। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है। तभी लान वांग जी कहता है, वुशियान, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? ये सुनकर हमारा वुशियान उसे स्माइल करते हुए बोलता है, तुम मुझे विंग बुला सकते हो। ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है और फिर विंग का नाम लेता है। विंग भी अपना सर हाँ में हिलाता है। तभी वांग जी कहता है, मुझे तुमसे कुछ जानना है, तुम फेमस क्यों हो हार्टलेस ड्रैगन के नाम पे? मुझे पता है तुम यानली को अपनी बड़ी सीजे जैसा मानते हो और उसे ट्रीट भी करते हो और तुम बहुत ज़्यादा उसके साथ काइंड भी हो, पर मुझे यही जानना है कि आखिर सब तुम्हें हार्टलेस क्यों बोलते हैं। ये सुनकर विंग सैड हो गया था। वो वांग जी से पूछता है, तुम्हें ये क्यों जानना है? कोई भी मेयर केयर नहीं करता तो तुम्हें ये सब जानना क्यों है? ये सुनकर वांग जी कहता है, ओके, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो ये तुम्हारी मर्जी है, पर जब तक मैं ये बात नहीं जान लेता मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। ये सुनकर वुशियान कहते हैं, तुम एक छोटे से बनी जैसा स्टबर्न क्यों हो? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? गो, अदरवाइज मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर दूं। ये सुनते ही वांग जी के हाथ उस बेडशीट में टाइट हो गए थे। वहीं ये देखकर वुशियान के होठों पे एक स्मक आ गया था और वो वांग जी की तरफ क्लोज जाता है। वो वांग जी के पूरे करीब चला गया था। उन दोनों की आंखें बहुत ज़्यादा ही करीब थी, उन दोनों का फेस बहुत ज़्यादा करीब था। दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। हमारे वांग जी को अपनी बॉडी में कुछ अलग सी चेंजेस फील हो रही थी। वो अपने सलाइवा को निगल लेता है। वांग जी वुशियान से कहता है, तो तुम क्या कर रहे हो? ये सुनकर वुशियान एक स्मक के साथ कहता है, मुझे तुम जैसे ब्यूटीफुल मैन बहुत पसंद है। अब तुम्हें समझ आ रहा होगा ना कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? ये सुनकर हमारा वांग जी बहुत ज़्यादा शर्मा गया था और वो हमारे वुशियान को अपने हाथों से पुश करते हुए कहता है, शेमलेस। ये बोलकर वो अपने फेस को दूसरी तरफ मोड़ लेता है। उसके दोनों गाल बुरी तरह रेड हो चुके थे। वहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा ही हॉट फील हो रहा था। वहीं वुशियान ये देखकर हंसने लग गया और वो बेड से उठ जाता है। हमारा वुशियान कहता है, मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, तुम्हें अगर किंगडम घूमना ही है तो तुम वैन किंग के साथ जा सकते हो। ये सुनकर हमारा वांग जी कहता है, मैं यहाँ पर रेस्ट करना चाहता हूँ। ये सुनकर हमारा वुशियान कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये बोलकर वो वहाँ से निकल गया था। वहीं हमारा वांग जी डोर की तरफ देखने लग गया था और धीरे से वो अपने हाथ को अपने चेस्ट पे रखता है क्योंकि उसका दिल बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा था।
वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी बॉडी ऐसा फील क्यों हो रही है। कुछ टाइम बाद उस रूम में कुछ सर्वेंट आते हैं। उनके हाथों में न्यू ड्रेस था, वो भी वांग जी के लिए, पर वो ड्रेस रेड कलर का था। बट हमारा वांग जी बिना हेजिटेशन का उस कपड़े को पहन लेता है। अब इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। हमारा वुशन अपने पूरे काम को ख़त्म करके हॉल में बैठा हुआ था, वो भी अपने थ्रोन पर। वहाँ वैनिंग, वैनचिंग और कुछ डीमन भी उस हॉल में खड़े हुए थे। तभी वुशन कहते हैं, वैनिंग, कल बैरियर को सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, और अगर कोई भी उस बैरियर को तोड़कर कोई भी डीमन क्लैन में आने की हिम्मत भी करे तो तुम हम सबको इन्फॉर्म करना। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये कल्टीवेटर हमारे ऊपर अटैक कर देंगे, हमारे बैरियर को तोड़कर वो आ जाएंगे। पर अब नहीं, हमें बहुत ज़्यादा ही अलर्ट होना पड़ेगा। ये सुनकर वैनिंग अपना सर हिलाकर ओके कहता है। वहीं वुशन कुछ टाइम तक उन लोगों के साथ उसी बारे में बात करता रहता है और फिर वो फाइनली उस हॉल को छोड़कर निकल जाता है। फिर सारे लोग अपने अपने काम में भी लग गए थे। वैनिंग और वैंची एक ह्यूमन है। वैनिंग वहाँ का डीमन क्लैन का एक आर्मी जनरल है। उसकी सीजे उसके साथ ही रहती है। वो एक डॉक्टर है और वो भी एक ह्यूमन ही है। वो दोनों ही वैन रूहान के मिस्ट्रेस के बच्चे हैं। वैन रूहान उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया और साथ ही उन्होंने उसके साथ बहुत ही गलत किया है। वैन रूहान ने यहाँ तक वैन सिबलिंग्स के मदर को भी नहीं बख्शा, और साथ ही वैन रूहान ने खुद ही उसकी उन दोनों की मदर को जान से मार दिया। फिर वैन सिबलिंग को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया, जिस वजह से वैन किंग उन लोगों से रिवेंज लेना चाहती है। फिर वैन सिबलिंग सीधा डीमन क्लैन आ गए थे और हमारे वुशन से उन्होंने हेल्प मांगा था। वुशन ने भी उन दोनों का हेल्प किया था और उन्हें एक पॉइजन का बॉटल दिया था। हमारी वैनचिंग ने अर्थ में जाकर उन लोगों को अपने हाथों से ही वो चीज़ दे दिया था, जिस वजह से पूरे वैन्स सारे ख़त्म हो गए थे। वैनचिंग फिर डीमन क्लैन आती है और वो वुशियान के साथ ही रहने लग गई थी। वो दोनों ही वुशियान के साथ ही रहते थे, हर जगह वो वुशियान के साथ ही जाते थे। वहीं अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। वुशियान वांग जी के रूम में जाता है, वो नॉक करता है। वांग जी डोर को ओपन करता है और वहीं वुशियान उस रूम के अंदर आता है। हमारा वुशियान अंदर जाते हुए कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम घर कब जाओगे? ये सुनकर वांग जी वुशियान को देखता है और कहता है, मैं कुछ दिन और रहना चाहता हूँ। ये सुनकर हमारा वुशियान रुक गया था और वो वांग जी को देखता है। वुशियान वांग जी के पास आता है और उसके आंखों में देखते हुए कहता है, अगर तुम नहीं जाओगे तो मेरे पास भी बहुत सारे मेथड है और मैं उन मेथड को यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर रहना क्यों चाहते हो। ये सुनकर वांग जी उससे पूछता है, तुम क्या सोचते हो मैं यहाँ क्यों रहना चाहता हूँ? ये सुनकर वुशन कहता है, बिकॉज तुम्हें हमारी सिक्योरिटी मेथड को जानना है और फ्यूचर में तुम यहाँ अटैक करना चाहते हो, है ना? तुम अभी ही यहाँ से निकल जाओ। असल में वुशान को लग रहा है कि वांग जी यहाँ पर सारे लोगों के साथ प्ले करेगा, उन लोगों की फीलिंग के साथ खेलेगा और उन लोगों से यहाँ के सिक्योरिटी के बारे में जानेगा, यहाँ के जितने भी मेथड है उनको सीखेगा और फिर बाद में ईलिंग किंगडम पे वो फ्यूचर में अटैक करेगा। ये सुनकर हमारा वांग जी स्टबन होकर बेड पे बैठते हुए कहता है, पर मैं नहीं जाऊँगा। ये सुनकर वुशियान उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे खींच लेता है, जिस वजह से वांग जी बेड से उठ गया था। वहीं वुशियान उसके हाथ को पकड़कर सीधा रूम से बाहर की तरफ जा रहा था। वो सीधा वहां से निकलने ही वाला था कि वांग जी उसके हाथों को अपने हाथ से छुड़ा लेता है और वो वुशियान को देखते हुए कहता है, मैं यहीं रहूंगा। ये सुनकर वुशियान शाय करता है, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा स्टबनली हरकत कर रहा था। वहीं वुशियान फिर से वांग जी के हाथ को पकड़ने की कोशिश करती है, पर वांग जी अपने रूम में वापस चला जाता है, जिसे देखकर वुशियान भी उसके पीछे पीछे जाता है। दोनों ही रूम के अंदर आते हैं। वांग जी वुशियान को देखता है, क्योंकि वुशियान बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया था। वो उसका गुस्से का रीज़न है क्योंकि वांग जी उसके बात को सुन ही नहीं रहा है। वुशियान उसे देखते हुए कहता है, तुम रहना क्यों चाहते हो? ये सुनकर वांग जी कहता है, मैं भूखा हूँ। ये सुनकर वुशियान कंफ्यूज और कहता है, तभी वांग जी कहता है, फर्स्ट मैं कुछ खाना चाहता हूँ और उसके बाद बात करेंगे। ये सुनकर हमारा वुशियान कंफ्यूज हो गया था,
पर उसे वांग जी से बात भी करनी है, इसीलिए वो अपना सर नोट कर देता है और फिर वो डोर की तरफ जाता है। तभी लान वांग जी कहता है, तुम यहीं पर रह जाओ। ये सुनकर वुशियान रुक गया था और वो वांग जी की तरफ देखता है और फिर से वो अंदर आता है। फिर से वो फ्लोर में बैठ जाता है। वांग जी उन दोनों के लिए टी प्रिपेयर करता है और फिर वो वुशियान के साथ वो टी इंजॉय करने लग गया। वहीं वुशियान अपने मन में सोचता है, इसे चाहिए क्या और ये किस टॉपिक में मुझसे बात करना चाहता है। ये बोलकर वो वांग जी की तरफ देख रहा था। वहीं वांग जी भी कंटिन्यूअसली विंग को देख रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील होने लग गया था। उसे नर्वसनेस फील होने लग गया था। फर्स्ट टाइम उसे इतना ज़्यादा नर्वस फील हो रहा है, वो भी किसी के साथ, किसी की मतलब किसी इंसान के सामने उसे इतना नर्वस फील हो रहा है। वहीं वांग जी कहता है, मैं क्या तुम्हारे वॉर्म को देख सकता हूँ? ये सुनकर वुशियन कहता है, इस ओके बट नो। पर वांग जी तो स्टबन है, वो कहाँ मानने वाला है। इसीलिए वो सीधा अपने प्लेस से खड़ा होता है और वो वुशियान के सामने आकर बैठ जाता है और फिर वुशियान की बेल्ट को खोलने लग गया था, जिससे वुशियान फ्रीज और वो वांग जी की आंखों में देखता है और वो कहता है, मैंने कहा ना नहीं। पर वो आगे कुछ कह पाता कि उसके माउथ से कुछ आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, क्योंकि हमारे वांग जी ने उसके माउथ में साइलेंसिंग चार्म डाल दिया था, जिस वजह से वुशियन बात ना कर पाए। वहीं वांग जी उसके कपड़ों को खोल देता है। वहीं वुशियन जल्दी से उसके हाथ को पकड़ लेता है। वांग जी उसके आंखों को देखता है और फिर अपने फॉरहेड रिबन से वो वुशियन के दोनों हाथों को बांध लेता है, जिस वजह से हमारे वुशियन की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। हमारा वुशियन अपने ही माइंड में सोचता है, ये क्या करने वाला है, ओ नो, क्या ये मेरा एडवांटेज लेने वाला है। बट ये बोलकर वो शाय हो गया था और वो कहता है, ओके अगर ये मेरे साथ, ये बोलते हुए वो शाय फील कर रहा था। तभी वो शैन वांग जी को देखते हुए कहता है, मैं ये क्या सोच रहा हूँ, नहीं नहीं, क्या लान वांग जी मेरा टॉप का नहीं, वो तो बॉटम मटेरियल है ना, वो मेरा बॉटम बनेगा। यही सोचते हुए वो वांग जी को देख रहा था। वहीं वांग जी हमारे वुशियन के इनर वाले रोप को निकाल देता है और वो उसके वॉर्म को या बोल तो उसके चोट को चेक करने लग गया था। वहीं ये देखकर हमारा वुशियन जो भी अपने माइंड में सोच रहा था, वो जल्दी से अपने इस रियल वर्ल्ड में आता है। जब उसे अपने हाथों में वांग जी का हाथ फील होता है, अपने चोट के ऊपर वांग जी का हाथ फील होता है, उसके वो ठंडे से फिंगर अपने हाथ में महसूस करते ही विंग ने अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लिया था। वहीं वांग जी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को वुशियन के बॉडी में फील मतलब अंदर डालने लगे, जिस वजह से हमारा वुशियन अपनी आंखें खोलता है और वो वांग जी की तरफ देखने लग गया था। हमारे वुशियन के जो अंदर जो भी चोट लगा हुआ था, वो सब 1 मिनट में हील हो गया। उसकी बॉडी पे अब कोई भी मार्क नहीं है, वो सब वैनिश हो गया है कुछ ही टाइम में। फिर हमारा वांग जी हमारे वुशियन के हाथों को प्रेस करता है। वुशियन को अब कोई भी पेन फील ही नहीं होता। फिर हमारा वांग जी अपने वुशियन के हाथों से फॉरहेड रिबन को निकालता है और वो जो साइलेंट चार्म उसने माउथ पे लगाया हुआ था, उसे भी हमारे वुशियन के माउथ से रिलीज कर देता है। अब हमारा वुशियन बातें कर सकता था। हमारा वुशियन ये आवाज़ें कर रहा था, जिसे देखकर हमारा वांग जी कहता है, अब तुम बात कर सकते हो। ये सुनकर हमारा वुशियन एक ऑकवर्ड सी स्माइल देता है और वो ओके में जवाब देता है। फिर हमारा वुशियन अपने इनर रोब को पहनने लग गया, पर हमारा वांग जी की नज़र हमारे वुशियन के वो नेकेड चेस्ट से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिस वजह से हमारे वुशियन को ऑकवर्ड फील होने लग गया। वो स्ट्रेट फेस के साथ कहते हैं, तुम क्या देख रहे हो? ये सुनकर हमारा वांग जी अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है। वहीं वुशियन जल्दी से अपने कपड़े पहन लेता है और फिर वो हमारे वांग जी के उस फॉरहेड रिबन को देखने लग गया। वो उसे होल्ड करता है और फिर से वो वांग जी को रिटर्न कर देता है और उसके बाद वो लोग डिनर करने के लिए दोनों ही एक साथ डिनर एरिया में जाते हैं और वो ग्राउंड में बैठकर वो खाना खा रहे थे। तभी वुशियन वांग जी से पूछता है, लेंसन, तुम्हें मेरे बारे में क्या जाननी है? ये सुनकर वांग जी उसे कहता है, मुझे हर कुछ जानना है तुम्हारे बारे में स्टार्टिंग से। ये सुनकर हमारा वुशियन वांग जी को देखता है और कहता है, वाई, और इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? ये सुनकर हमारा वांग जी बिना हेजिटेट कहता है, तुम जो भी चाहो। ये सुनकर वुशियन वांग जी को देखकर एक टीजिंगली स्माइल करते हुए बोलता है,
क्या मुझे किस मिल सकती है? ये सुनकर हमारा वांग जी एक पल के लिए पॉज़ हो गया था और उसने अपने सर को नीचे कर लिया था। इसे देखकर हमारा वुशन हँसते हुए बोलता है, ओके इसे छोड़ो, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें मुझे किस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस तुम्हें टीज़ कर रहा था। ये बोलकर वो हँसने लग गया था। हाँ, हमारा वुशन बहुत ज़्यादा शेमलेस है। फिर हमारा वुशन बताना स्टार्ट करता है कि मैं एक डीमन क्लैन में ही बर्थ लिया था। मेरी मदर एक नॉर्मल डीमन थी, वो इमॉर्टल नहीं थी, पर मेरे फादर एक इमॉर्टल थे। जब मैं बर्थ हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा ही वीक था, इसी कारण मेरे फादर ने अपनी इमॉर्टल पावर को मुझ पे ट्रांसफ़र कर दिया था, जिससे मैं सेव हो पाया हूँ। मैं एक डीमन हूँ, इसीलिए मैं बहुत जल्दी-जल्दी ग्रो अप हो रहा था। यहाँ के नॉर्मल डीमन भी बहुत जल्दी ही ग्रो अप हो जाते हैं और मैं तो एक प्रिंस था। एक दिन ऐसे ही कल्टीवेटर और डीमन के बीच में लड़ाई हुआ था। मेरे फादर एक रूथलेस फाइटर थे, बट उस दिन कुछ कल्टीवेटर ने मिलकर उन्हें ये बोलकर वो चुप हो गया था। तभी लान वांगजी कहता है, बट उस वॉर का रीज़न क्या था? ये सुनकर हमारा वुशन कहते हैं, हम डीमन हैं, कल्टीवेटर हमें मारना चाहते हैं। ये सुनकर वांगजी कहता है, बट क्यों? जिसे सुनकर हमारा वुशन कहता है, अर्थ में कुछ डीमन ने अटैक कर दिया था कुछ कल्टीवेटर के ऊपर, जिस वजह से वो सारे सोचने लगे कि हमारे किंगडम में सारे लोग बेकार हैं और साथ में सारे लोग धरती वासियों को हर्ट कर सकते हैं। बट मेरे फादर ऐसे बिल्कुल नहीं थे। मेरे फादर कभी भी बिना कारण किसी भी कल्टीवेटर को हर्ट नहीं करते थे, उनके ऊपर अटैक नहीं करते थे। पर कुछ बुरे डीमन के कारण उन्होंने सोच लिया था कि सारे डीमन हार्मफुल होते हैं और वो हमें वैनिश करना चाहते हैं। इसी कारण वो वॉर हुआ था और उसी वॉर के कारण मेरे फादर उस वॉर में ये बोलकर वो चुप हो गया। फिर से वो कहता है, और मैं उस टाइम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया था और मैंने उन पे अटैक कर दिया, जिस वजह से सारे जितने भी वहाँ के एम्परर थे, हेवनली एम्परर थे, उन्होंने हमारे क्लैन या फिर डीमन क्लैन और अर्थ के बीच में एक बैरियर क्रिएट कर दिया और साथ ही मेरा जाना अर्थ में फॉरबिडेन हो गया। और साथ ही जो भी डीमन क्लैन में हमारे साथ डीमन रहा करते थे, वो भी उनका भी अर्थ में ज़्यादा जाना फॉरबिडेन हो गया। ये सुनकर वांग जी अपना सर नोट करता है। तभी वुशियन कहता है, मेरी मदर का डेथ हो गया था जब मेरे फादर का डेथ उन्होंने देखा था, पर कुछ डीमन अभी भी उस अर्थ में रहते हैं, उनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सारे लोग उन्हें फ्रीडम से रहने देते हैं क्योंकि सारे कल्टीवेटर सोचते हैं कि सबको मैं हर्ट करता हूँ। सारे लोग सोचते हैं कि मेरे साथ जो भी इंसान रहता है वो धरती वासियों को हर्ट करता है। ये बोलकर वो सैड हो गया था और वो एक शायर करता है। तभी हमारा वांगजी कहता है, क्या तुमने ट्राई नहीं किया सबको बताने का कि तुम बुरे नहीं हो? ये सुनकर हमारा वुशियान कहता है, मैंने ट्राई किया था पर कोई भी मेरी बात को सुना नहीं। अभी भी सारे कल्टीवेटर जितने भी डीमन मेरे साथ रहते हैं उनको ब्लेम करते हैं और ये कहते हैं कि जितने भी डीमन अर्थ पे रहते हैं उनको मैंने ही मैनिपुलेट किया है और मैं ही उन लोगों को कंट्रोल करता हूँ। पर ऐसा नहीं है, अर्थ में जितने भी डीमन रहते हैं उनसे मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है, कोई भी नाता नहीं है, मैं उनको कंट्रोल नहीं करता हूँ। पर अब मैंने उन सभी को बताना छोड़ दिया है क्योंकि उन लोगों को बताना मेरे लिए टाइम वेस्ट है, क्योंकि कोई भी मेरी बात को सीरियसली लेगा ही नहीं। कोई भी ये नहीं सोचेगा कि मैं सही हूँ, सब यही सोचेंगे कि मैं बस दिखावा कर रहा हूँ और उन लोगों को ये झूठ बोल रहा हूँ। इसीलिए अब मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी पर्सन मेरे बारे में कुछ भी सोचे। ये बोलकर वो अपने फेस को बहुत ज़्यादा सीरियस कर लेता है। ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है। तभी हमारा वुशियान वांग जी को देखते हुए कहता है, सिर्फ तुम और सीजे ही मेरे साथ बहुत ज़्यादा ही कामली बिहेव करते हो। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वहीं वांग जी फिर से अपना सर हिलाता है। उसके बाद फिर से हमारा वांग जी को हमारा वुशियान बताने लग गया कि आखिर कैसे वो यानली से मिला और कैसे वो वैन सिबलिंग से मिला। 1 घंटा, पूरा 1 घंटा वो दोनों बात करते हैं और फिर वो अपने-अपने रूम की तरफ चले गए थे। वहीं वुशियान वांग जी को देखते हुए बोलता है, लेज़न तुम अर्थ चले जाना, अदरवाइज़ वो सारे इडियट ये सोचेंगे कि मैंने फिर से तुम्हें किडनैप कर लिया। ये सुनकर वांग जी कहता है,
मैं अपने ब्रदर को इन्फॉर्म कर दूंगा कि मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। ये सुनकर वुशन कहता है, तुम नहीं समझ रहे हो, वो ह्यूमन नहीं समझने वाले हैं। वो फिर से मुझ पर और मेरे किंगडम पे अटैक कर देंगे। ये सुनकर वांग जी फिर से अपना सर हिलाता है। तभी हमारा वुशन वांग जी से कहता है, गुड, तो तुम कल सुबह ही यहाँ से निकल जाना। ये सुनकर वांग जी भी अपना सर हिलाता है, पर वो विंग को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। ऐसे ही वो दिन बीतता है। अब सुबह को वांग जी सुबह सुबह ही उठ चुका था। फिर से उसने अपना वही वाइट वाला रोब पहन लिया था जो अभी ब्लड से भीगा हुआ था। यह पुल तो उसमें खून के दाग लगे हुए थे। उसको बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया गया था और अभी उसमें कोई भी दाग नहीं थे। वहीं वांग जी अब रेडी हो चुका था और वो हमारे वुशन के साथ डिनर करता है। फिर अब हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद का सीन। हमारा वुशन वांग जी को लेकर उस बैरियर के पास जाता है। वो दोनों ही बैरियर के पास पहुंच गए थे क्योंकि वांग जी को अब अर्थ में जाना था। वांग जी और विंग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। फिर हमारा वांग जी का हाथ हमारा वुशन पकड़ लेता है और वो अपने पास लाता है। दोनों का फेस बहुत ज़्यादा करीब था। स्लोली सा हमारा वांग जी अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वहीं वुशन उसके होठों के करीब जाता है और वो धीरे से अपने होठों को वांग जी के होठों पे रख देता है। हमारा वांग जी भी उसे हटाता नहीं है। हमारा वांग जी उसके होठों को फील कर रहा था। धीरे से हमारा भूषण अपने होठों को मूव करने लग गया और वो वांग जी के होठों को, लोअर होठों को सक करने लग गया था। वांग जी भी उसे रिस्पॉन्स करता है क्योंकि वो विंग के टच को अब मना नहीं कर सकता क्योंकि वो विंग से प्यार करने लग गया था। दोनों ने अभी तक अपने लव को कन्फेस नहीं किया था, फिर भी वो दोनों किस कर रहे थे जैसे कि वो दोनों कपल हो, एक ऐसे कपल हो जो अभी प्यार में डूबे हुए हो। फिर बहुत टाइम बाद जब वो किस में थक जाते हैं, वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। वो दोनों ही गहरी गहरी सांसें ले रहे थे और वो एक दूसरे को देखते हैं। तभी वुशन कहता है, गो। ये सुनकर हमारा वांग जी अपना सर नोट करता है और फिर वो जाना स्टार्ट करता है। पर फिर से वांग जी पीछे मुड़ता है और वो वुशियान की तरफ देखता है। वुशियान भी हमारे वांग जी को स्ट्रेट फेस के साथ देख रहा था। वहीं वांग जी फिर शाय करता है और फिर उस बैरियर को वो क्रॉस कर जाता है। जैसे ही हमारा वुशियान देखता है कि वो बैरियर को क्रॉस कर गया, हमारी वुशियान की आंखों से आंसू फिसल गए थे और फिर वो अपने ड्रैगन फॉर्म में आकर वापस अपने मेंशन की तरफ निकल गया था। वहीं वांग जी अब अर्थ पे पहुंच चुका था। उसके आंखें भी बुरी तरह से वेट थी और वो आकाश की तरफ देख रहा था। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करने लग गया था। अब पूरे 2 सप्ताह हो गए थे वांग जी को अर्थ में लौटे हुए। वो सबको हमारे वुशन के बारे में बताने लगा कि वुशन बुरा नहीं है, पर कोई भी उसकी बात को स्वीकार करना ही नहीं चाहता क्योंकि सारे लोग हमारे वुशन को हेट करते हैं। और अब तो वो और भी ज़्यादा हेट करते हैं क्योंकि हमारे वुशन ने जैंग जैंग, जिन जुशवान, नी मिंजू को और साथ ही उनके आर्मी को बहुत ज़्यादा ही हर्ट पहुंचाया है। उनको कितनी ज़्यादा चोट पहुंचाई है जिस वजह से अब और भी ज़्यादा वो वुशन से हेट करने लगे और भी ज़्यादा वो उससे नफ़रत करने लग गए। सारे लोग तो हमारे वुशन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और उसके बारे में अच्छा सुने बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही फिर कुछ दिन बीत गया। अब तो ऑटम का फेस्टिवल भी आज वांग जी अपना कुछ प्रिपरेशन करता है। वो डिसाइड करता है कि उसे अब अर्थ में नहीं रहना क्योंकि वो वुशन से प्यार करता है। अगर वुशन उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो उसके साथ ही उसका दोस्त बन के रहेगा, पर उसके साथ ही रहेगा। हमारे वांग जी ने अपने ब्रदर के लिए एक लेटर लिख दिया था कि वो डीमन क्लैन जा रहा है और वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रिटर्न नहीं आएगा। फिर हमारा वांग जी सीधा डीमन क्लैन चला गया था, वो भी किसी को बिना बताए। बस उसने अपने गगा को अपने एक लेटर में बता दिया था कि वो यहाँ पर अब नहीं आएगा, वो सिर्फ डीमन क्लैन में जाएगा। फिर हमारा वांग जी अब डीमन क्लैन पहुंच चुका था। बैरियर को जैसे ही वो क्रॉस करता है, डीमन आर्मी हमारे वुशन को बता देती है कि वांग जी उससे मिलने आया है। फिर क्या हमारा वुशन हॉल में वांग जी का वेट करने लगा। उस हॉल में वुशन के अलावा और कोई नहीं था। वहीं वुशन मम्मल करते हुए कहता है, क्यों तुम यहाँ आ रहे हो? ये बोलकर वो अपने आप में ही सोचने लग गया था। 5 मिनट के बाद या बोल दो कुछ मिनट के बाद ही वांग जी उस हॉल में एंट्री करता है। वो वुशन को देखता है।
वुशियान भी वांग जी को देखता है। वहीं वांग जी वुशियान के पास आकर सीधा उसे गले से लगा लेता है। वुशियान तो शॉक ही पड़ गया था। वो इमिडिएटली वांग जी को पुश करते हुए कहता है, लैनसन क्या हुआ है? ये सुनकर वांग जी कहता है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये सुनकर वुशियान कहता है, तुम नहीं, जाओ धरती पर वापस जाओ। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, विंग मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ प्लीज़। पर वुशियान कहता है, वांग जी मेरी बात समझो, तुम जाओ, अर्थ में वापस जाओ, तुम यहाँ नहीं रह सकते। अगर कल्टीवेटर को पता चला कि तुम यहाँ हो तो वो हमारे किंगडम पे अटैक कर देंगे, उन्हें लगेगा कि मैंने तुम्हें किडनैप किया है। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, नहीं, मैंने अपने गगा को एक लेटर सेंड कर दिया है कि मैं अब डीमन क्लैन में रहना चाहता हूँ। ये सुनकर वुशियान शाय करता है और वो एक लंबी सी ब्रीथ लेकर वांग जी को देखते हुए कहता है, लैनसन तुम बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है। वुशियान वांग जी का हाथ पकड़ता है और फिर वो उसके रूम में लेके जाता है। वांग जी अपने सामान को एक कॉर्नर में रखता है और फिर वो वुशियान को देखता है और वो कहता है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, पर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये सुनकर वुशियान कहता है, लैनसन तुम यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी स्पेशल नहीं है डीमन क्लैन में। तुम्हें धरती पे वापस जाना चाहिए। देखो धरती में अभी मिड एटम फेस्टिवल मनाया जा रहा है, तुम वहाँ जाके फेस्टिवल को एंजॉय करो। पर हमारा वांग जी इसे सुनने के बाद भी कुछ नहीं कहता और वो बेड पे बैठ जाता है। वहीं वूशान उसको देखता है और वो पाता है कि वांग जी उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। तभी हमारा वूशान टेंस्ड वॉइस में कहता है, लैनसन। पर वो समझ चुका था कि अब वांग जी के साथ आर्ग्यूमेंट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। वुशियान भी उसके साथ ही बेड पे बैठ जाता है। तभी वुशियान काम आवाज़ में कहता है, जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए लंच लाता हूँ। ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है और फिर वो खड़ा होता है और अपने सामान के पास जाकर वो अपनी वाइट रोब को निकालता है और सीधा वॉशरूम की तरफ निकल गया था। वहीं हमारा वुशियान वांग जी के वेट कर रहा था। वांग जी कुछ टाइम बाद बाथरूम से बाहर आता है, उसने शावर ले लिया था। वांग जी ने एक बहुत ही सुंदर सा वाइट रोब पहना हुआ था और साथ में उसके बाल भी अभी गीले थे, जिस वजह से वो और भी ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। हमारे भूषण की आंखें तो उस पर रुक सी गई थी। वो अपने सलाइवा को निगलता है और फिर वो बेड से उठकर वांग जी के पास जाने लग गया था। वहीं वांग जी मिरर के सामने जाकर अपने उस लंबे से बाल को टॉवल से ड्राई कर रहा था। वुशियान उसके पीछे आता है और उसके टॉवल को पकड़कर उसके बालों को अपने हाथों से ही वाइप करने लग गया था और साथ में उसके स्ट्रेट से बालों को अपने हाथों से छूने लग गया था, जिसे देखकर वांग जी मुस्कुराता है। वो हमारे वुशियान के एक्शन को देख रहा था। वहीं वुशियान वांग जी से कहता है, लैनसन तुम ये वाइट रोब क्यों पहनते हो? ये सुनकर हमारा वांग जी रिप्लाई करता है, क्लाउड रिसेस में वाइट रोब और ब्लू रोब ही चलते हैं और साथ में हम हमारा फॉरहेड रिबन पहनते हैं। ये सुनकर हमारे वुशियान कहता है, ओ तुम फॉरहेड रिबन क्यों पहनते हो? क्या इसके पीछे भी कुछ रीज़न है? ये सुनकर हमारा वांग जी आंसर करते हुए कहता है, फॉरहेड रिबन बहुत ज़्यादा प्योर होता है, इसे सिर्फ हमारे पार्टनर, हमारी पेरेंट्स, हमारे बच्चे ही छू सकते हैं। तभी हमारे वुशियान को कुछ याद आता है और वो अपने हाथों को देखता है और फिर वांग जी के उस फॉरहेड रिबन को, तभी उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और वो शॉकिंगली कहता है, लैनसन मैं तो तुम्हारा स्पाउस नहीं हूँ ना, तो तुमने मुझे उस दिन मेरे हाथों को तुम्हारे फॉरहेड रिबन से क्यों बांधा था? ये सुनने के बाद हमारा वांग जी के कान रेड हो गए थे और वो नर्वसली हमारे वुशियान को देखने लग गया था। वहीं हमारा वुशियान हमारे वांग जी के हेयर को वाइप करना बंद करता है और वो उसके सामने आता है, जिससे वो वांग जी के आंखों को मतलब देख पाता है। हमारा वांग जी अपने आंखों को इधर उधर करने की कोशिश कर रहा था। वहीं वुशियान उसके जॉ को अपने फिंगर से पकड़ता है और उसे कहता है, टेल मी। ये सुनकर हमारा वांग जी साइलेंट हो जाता है, पर अचानक से ही वुशियान उसे टाइटली हक कर लेता है। वहीं वांग जी भी अपने हाथों को विंग के बैक में रैप कर लेता है, जिससे हमारा वुशियान और भी उस हक को टाइट करता जा रहा था। कुछ टाइम बाद वो दोनों उस हक को ब्रेक करते हैं और फिर हमारा वुशियान वांग जी के फेस के पास आता है और वो सडनली उसको किस करने लग गया था। अब हमारे वुशियान को उससे कोई भी आंसर नहीं चाहिए, क्योंकि वो समझ चुका है कि वांग जी ने उसे अपने लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है।
वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था क्योंकि विंग ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया है। हमारा वुशियन उसके लोअर लिप में बाइट कर लेता है जिससे वांग जी एक मौन करता है स्वीटली। वहीं वो किस और भी ज़्यादा पैशनेट होता जा रहा था। वहीं वुशियन अपने हाथों को वांग जी के बालों पे फिराता है और उसे टाइटली ग्रैब कर लेता है जिससे हमारा वांग जी एक मौन करता है और वो विंग का नाम लेता है जिससे हमारा वुशियन और भी ज़्यादा एक्साइट होने लग गया और वो और इस किस को और भी ज़्यादा डीप बनाने लग गया और वो हमारे वांग जी के उस जूसी से लिप्स को बाइट करने लग गया था जिससे हमारा वांग जी और भी ज़्यादा मौन करने लग गया था। वुशियान तो बिना थके वांग जी को बस किस किए ही जा रहा था पर वांग जी थक चुका था, उसे सांसें नहीं आ रही थी। वो वुशियान को पुश करते हुए हैवी हैवी से सांसें लेते हुए विंग से कहते हैं विंग इनफ ये बोलकर वो गहरी गहरी से सांसें ले रहा था। वहीं हमारा वुशियन ग्रॉल करता है और वो हमारे वांग जी के फेस को फिर से पकड़कर एडमायर करने लग गया था। वांग जी के लिप्स को विंग फिर से अपने थंब से प्रेस करता है और वो उसे देख रहा था कि वांग जी के लिप कितने ज़्यादा जूसी है। विंग सॉफ्टली उसके लिप में फिर से किस करता है और फिर वो उसके आंखों में देखते हुए कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। ये सुनकर हमारा वांग जी शर्मा गया और वो हमारे वुशियन के चेस्ट में अपना सर छुपा लेता है। तभी वुशियन कहता है आई लव यू लेंजेन। ये सुनकर वांग जी भी रिप्लाई करते हुए कहते हैं आई लव यू विंग। ये बोलकर दोनों ही अपने हक को ब्रेक कर दे और फिर हमारा वुशियन वांग जी के हाथ को पकड़ता है और फिर कहता है चलो तुम्हें भूख लगी है ना और साथ में तुम टायर्ड भी हो, तुम्हें खाना खाना चाहिए और फिर हम लोग रेस्ट करते हैं। ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है। दोनों ही रूम से बाहर आते हैं और फिर डाइनिंग एरिया में जाकर वो लोग सर्वेंट को कहकर खाना सर्व करवाते हैं। हमारा वुशियन को वही स्पाइसी फूड खाना पसंद है पर वांग जी एक बॉइल्ड फूड खाने वाला इंसान है तो उन लोगों को लंच में वही दिया जाता है। वो दोनों ग्राउंड में बैठकर एक दूसरे से बातें करते हुए खाना खा रहे थे और फिर हमारा वुशियन वांग जी को अपना बड़ा सा रूम दिखाने जाता है। फिर ऐसे ही टाइम बीतता है। अब रात का टाइम दिखाया जाता है। वुशियन अपने रूम में बैठा हुआ था, उसके हाथों में एक लाइटेन पकड़ा हुआ था। वांग जी उस रूम के गेट को खोलता है। वो देखता है कि वुशियन वहाँ पर बैठा हुआ है और उसके हाथों में वो लालटेन है। हमारा वांग जी उसके पास आता है। वो देखता है कि वुशियन के आंखों में आंसू भरे हुए हैं और वो कंटिन्यूअसली उस लैंटेन को देख रहा है। वांग जी उसके पास आकर बैठते हुए उसे कहते हैं विंग क्या तुम इस लैंटेन को जलाना चाहते हो। ये सुनकर हमारा वुशियन कहता है नहीं, ये मेरी माँ की लास्ट निशानी है। ये बोलकर वो हमारे वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है मैं जानना चाहता हूँ तुम अभी बहुत ज़्यादा सैड दिख रहे हो, बताओ क्या हुआ है। ये सुनकर हमारा वुशियन बताना स्टार्ट करता है। जब वो बच्चा हुआ करता था तो वो अपनी मदर फादर के साथ मिड एटम फेस्टिवल के लिए अर्थ पर गया था। वो वहाँ पर जाकर उस फेस्टिवल को बहुत अच्छे से एंजॉय किया था। वो वहाँ के पीपल को देख रहा था, सारे जगह कितनी ज़्यादा हरियाली है, कितने ज़्यादा लोग हैं, कितनी ज़्यादा मस्तियाँ हो रही है। ये देखकर हमारा विंग बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। हमारा 8 साल का विंग अपने पेरेंट्स के साथ हमेशा ही उस मिड आइटम फेस्टिवल को मनाने वहाँ जाना चाहता था पर जब से हमारे ह्यूमन ने उन लोगों को डीमन लोगों को अर्थ पर जाना फॉरबिडन कर दिया है, हमारे वुशियन ने कभी भी उस मिड आइटम फेस्टिवल को देखा ही नहीं, इसीलिए वो सैड है। ये बात जानते ही हमारा वांग जी भी इमोशनल फील करने लग गया था और वो हमारे वुशियन को गले से लगा लेता है। तभी वुशियन रोते हुए कहता है मैं भी वो फेस्टिवल मनाना चाहता हूँ बट मेरे पास तो कोई फैमिली ही नहीं है। मैं अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। मैं अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। अपनी ओल्ड मेमोरी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। मैं सब कुछ मिस कर रहा हूँ। क्यों ह्यूमन हमें परमिशन नहीं देते कि हम अर्थ में जा सके और सब कुछ देख सके। मैं भी फेस्टिवल को मनाना चाहता हूँ। मैं भी हर एक फेस्टिवल को मनाना चाहता हूँ। मैं अर्थ में घूमना चाहता हूँ। ये बोलकर वुशियन रोने लग गया था। वहीं वांग जी उसे और भी ज़्यादा टाइटली हग करके उसके बैक को सहलाया जा रहा था। कुछ टाइम बाद वो दोनों हग को ब्रेक करते हैं। तभी वांग जी कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, हम दोनों फेस्टिवल मनाएंगे। मैं तुम्हें हर एक फेस्टिवल के बारे में बताऊंगा जो भी अर्थ में मनाया जाता है और हम डीमन क्लैन में ही
उस फेस्टिवल को मनाएंगे, ये बोलकर वो वुशियान को देखता है। वहीं ये सुनकर हमारा वुशियान बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गया था। वो कहते हैं, रियली तुम मेरे साथ सेलिब्रेट करोगे? ये सुनकर वांग जी कहते हैं, हाँ, कल हम लोग सेलिब्रेट करेंगे मिड आइटम फेस्टिवल को इस डीमन क्लैन में। ये सुनकर विंग स्माइल करता है। वहीं वांग जी उसके आंसू को साफ करता है। वांग जी कहता है, विंग, अगर तुम फेस्टिवल को इतना ही ज़्यादा मिस करते हो तो तुमने क्यों डीमन क्लैन में उस सेलिब्रेट करने के बारे में नहीं सोचा? आज मैंने देखा था कि सारे लोग अपने अपने काम में बिजी थे, कोई भी फेस्टिवल की तैयारी नहीं कर रहा था। ये सुनकर हमारा भूषण कहता है, जब से मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई है तो मैंने सारे फेस्टिवल को मनाना बंद कर दिया था, पर कल हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है और फिर वांग जी के लिप में किस करता है। वहीं वांग जी उस लालटेन को पकड़ता है और फिर उसे देखने लग गया था। नेक्स्ट डे हमारा वुशियान सभी डीमन को अनाउंस करता है कि आज हम लोग फेस्टिवल मनाएंगे। सारे लोग उस फेस्टिवल को मनाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गए थे। सारे लोग पूरे मेंशन को, पूरे मार्केट को, यहाँ तक कि पूरे डीमन क्लैन को वो डेकोर करने लग गए थे। अब रात का टाइम दिखाया जाता है, सारे लोग फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं, बट फिर भी वहाँ पर कुछ फूड, कुछ गिफ्ट, शॉपिंग, टॉय और कुछ फेस्टिवल की सामानें अभी भी कम थी। फिर भी वो सारे लोग इंजॉय करते हैं। वहीं वुशियान और वांग जी भी उस फेस्टिवल को एक साथ इंजॉय करते हैं। सारे लोग अपने अपने लैलटेन को जलाते हैं और साथ ही हमारा वुशियान और वांग जी भी अपने अपने इंजॉय करते हुए उस लैलटेन को जलाते हैं और उसे स्काई में छोड़ देते हैं। वहीं हमारा वुशियान सबको अनाउंस करता है कि वांग जी और वो मैरिज करने वाले हैं, जिससे सारे लोग खुश भी हो गए थे। वांग जी सबसे ज़्यादा खुश हो गया था। फिर फेस्टिवल के बाद वो लोग सारे लोग खाना खाते हैं और बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि पहली बार उन्होंने फेस्टिवल मनाया है। वो सारे बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रहे थे। फिर विंग और सारे डीमंस सेलिब्रेट करते हुए ड्रिंक करते हैं। वहीं विंग के फेस में इतनी ज़्यादा खुशी देखकर वांग जी भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। 1 महीने के बाद उन दोनों की शादी होती है और शादी के बाद उन दोनों के स्वीटली और बहुत ही हॉटली रोमांस भी होता है। उन दोनों की शादी के 1 साल बाद ही उनका एक बेबी होता है। उसका नाम युआन है, जिसकी मदर हमारा वांग जी और फादर वुशियान है। वहीं अर्थ में यानली और जिन जुशुन की भी शादी हो चुकी है। उन दोनों का एक छोटा सा बेबी है जिसका नाम जिन रोलान है। सिचन की शादी भी जैंग चैंग के साथ हो गई है। वहीं हमारा वांग जी डीमन क्लैन में हमारी वुशियान के साथ हैप्पी हैप्पी से रह रहा है। वहीं कभी कभी यानली सीक्रेटली डीमन क्लैन आया करती है विंग, वांग जी और युवान से मिलने के लिए। वहीं वांग जी अपने कल्टीवेशन पावर को बहुत ज़्यादा ही बढ़ाने लग गया था। उसने कई सारे बुक को भी रीड किया जिससे वो इमॉर्टल बन सके। उसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की जिसके कारण 10 सालों के बाद वो फाइनली इमॉर्टल बन गया जैसे विंग है। और इसी में ये हमारा वन शॉट एफएफ भी खत्म होता है। आपको जैसा भी लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, फिर बाय बाय।